रिमाइंड मी इन द बिगिनिंग, ठीक है, क्योंकि बाद में बड़ा मसला होता है फिर। सो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ग्राउंड का रोल ये होता है फिजिकली कि इट कैन एब्जॉर्ब एनी एक्स्ट्रा चार्जेस बिकॉज इट इज टू लार्ज। मेटल जब बहुत बड़ा, इट्स व्हेन यू हैव अ जायंट, अब ग्राउंड, इलेक्ट्रिकल ग्राउंड, हम अर्थ को क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ इतना बड़ा है कि वो कि जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर सकता है। बट एट द सेम टाइम इट कैन आल्सो प्रोवाइड यू चार्ज व्हेन यू हैव अ शॉर्टेज ऑफ चार्जेस। सो ये दोनों तरफ चलता है, ठीक है। That's so a good electrical ground needs to be a very good conductor. दो conditions है, it needs to be a very good conductor, number one, और दूसरा क्या है, very it must be large enough basically, इतना लार्ज नहीं, मतलब आपके सर्किट के लिए इनफ होना चाहिए। तो उसका फायदा क्या होगा कि अब आप बताएं कि पोटेंशियल कब चेंज होता है किसी सिस्टम का। पोटेंशियल चेंज तब होता है जब उसमें चार्ज फ्लो होता है ना, इन और आउट, ठीक है, दैट लीड्स टू अ चेंज इन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल ग्राउंड चूंकि बहुत बड़ा होता है, तो उसका जो इस चार्ज इन और आउट से उसके पोटेंशियल में फर्क नहीं होगा, तो उसका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट ही रहेगा। so the change in the potential of that ground will be zero। अब समझ आ रही है आपको बात? और वो कांस्टेंट को आप जीरो कहते हैं। आपके सर्किट के वोल्टेजेस चेंज होते रहते हैं, पोटेंशियल, लेकिन वो ग्राउंड का वो कांस्टेंट रहता है क्योंकि इट कैन हैंडल ऑल द एक्स्ट्रा चार्जेस, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये बात समझ आ गई है तो तब मैं आपको थर्मल रिजर्वायर समझाऊंगा फिर, अगर समझ आ गई है तो। सर हम लोग कांस्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो चार्जेस इन एंड आउट हो रहे हैं वो एज सच ओवरऑल इफेक्ट नहीं करेंगे। नहीं, वो मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, बाकी सिस्टम में चेंजेस होंगे, लेकिन जो ग्राउंड है वो इतना बड़ा होता है और इतना उसमें जो मोबाइल चार्जेस है वो इतने ज्यादा होते हैं और एरिया उसका इतना ज्यादा होता है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द सर्किट कि वो इन आउट से उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही समझ आ गई ना? इसलिए उसको जी रिजर्वायर कहते हैं, दैट्स अ काइंड ऑफ रिजर्वायर मतलब आप इमेजिन करो कि समंदर है ना, अब समंदर में आप पानी फेंक के या समंदर से पानी निकाल लें, उससे समंदर को फर्क पड़ेगा? नो सर। तो समंदर में जो प्रेशर है पानी का वो आपकी पानी की यूजेज से या उसमें पानी डालने से नहीं होगा। दैट द सेम रोल इज एक्चुअली occupied by electrical ground। It ओके can सर। तो अब आपको यू नीड समथिंग सिमिलर फॉर थर्मोडायनेमिक्स और उसका नाम है थर्मल रिजर्वायर। अब आप एग्जांपल ले ले एयर की ना, जो आपका एयर है। अब एयर इतना बड़ा है और इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स है इसमें कि उसमें आप जो है ना हीट फ्लो, आपका सिस्टम हीट ट्रांसफर एयर को करे या एयर से ले ले, दोनों केसेस में एयर का टेम्परेचर जो है ना वो चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होगा भी तो वो कोई बहुत सालों बाद होगा, वो उस टाइम स्केल में नहीं होगा जिस टाइम स्केल में आप प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं। और समझ आ रही है बात? सर एक दफा एयर के बारे में फिर बताएं। एयर इज सो ह्यूज that heat flow into the air from your system, आपका ये सिस्टम है और एयर सराउंडिंग है ना, और हीट जी ट्रांसफर into the air or from the air, that will not lead to a change in temperature। ओके सर। और ये टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है इसकी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है क्योंकि इफ यू आर एक्चुअली इफ हीट ट्रांसफर इज गोइंग टू द एयर और फ्रॉम द एयर, तो उसकी जारी बात है ओवरऑल एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इंटेंसिव की बात कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रिकल ग्राउंड का भी ये बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिकल ग्राउंड में क्या चेंज हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ये जरूरी है। इलेक्ट्रिकल ग्राउंड में क्या चेंज हो रहा है, इफ देयर इज एन एक्स्ट्रा चार्ज
तो उसका क्या ओवरऑल चार्ज तो उसका इंक्रीज हो रहा है ना, लेकिन चार्ज इज यस नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जी तो चार्ज जो है ना तो इसी तरह ओवरऑल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, जो इंटरनल एनर्जी है वो भी, लेकिन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। या आपको याद होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, उसको हम क्या कहते हैं, you remember that definition, that यस potential is the partial derivative of internal energy with respect to charge. So you assume that energy in this, the contribution of Q to U, and I'm ignoring everything else or putting everything else constant, इसको हम V कहते हैं। ये चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज होगा, न्यूमरेटर भी चेंज होगा, डिनोमिनेटर भी चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। The same is the case with temperature. Temperature will also be the ratio of something over and something. Those two things can change, but T will not change. Okay? And that is what we mean by a thermal reservoir. And this is a model, of course. Yeah, electrical ground is also a model. There is no ideal electrical ground, okay? But we use it for simplifying analysis. तो इसके एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि थर्मल रिजर्वायर की अगर आपको समझ आई है, तो एक एग्जांपल इसका अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है, लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर लाइक लेक्स एंड ओशंस। एग्री विद दैट, लेक्स एंड ओशंस, because they have lots of water and they can handle any heat flow in or out without changing their temperature. Large block यस of copper, ठीक है। लेकिन ये अब वैसे, लेकिन ये लास्ट चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसका एनालॉग शायद इलेक्ट्रिकल में आपको ना मिले। ये पढ़ ले लास्ट क्या लिखा है, a system consisting of two phases at a specified pressure। वो आपको याद होगा, वो जो चैप्टर 3 में जो हमने पढ़ा था कि इस स्टेज पे ये सैचुरेशन है, मिक्सचर ऑफ टू फेजेस, या तो इस दौरान क्या चेंज नहीं होता था, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों। और प्रेशर। तो इसका मतलब ये है कि सैचुरेशन में जब भी दो फेजेस होंगे मिक्सचर, तो दैट कैन सर्व एज ए थर्मल रिजर्वायर इवन इफ इट इज नॉट लार्ज, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है, आपको तो टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए ना, सो इट इज अ वैलिड रिजर्वायर। समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा, so now once you have this concept of thermal reservoir, now we can understand the concept, the statement of Kelvin and Planck. Kelvin और Planck साहब ये कह रहे हैं कि first you read this, it is impossible for any system to operate in a thermodynamic cycle। इसमें साइकिल बहुत जरूरी है। साइकिल, आपको साइकिल का पता है ना कि you get back to the original state, ठीक है। So and deliver a net amount of energy by work to its surrounding while receiving energy by heat transfer from a single thermal reservoir। दो कंडीशंस है इसके, एक ये साइकिल की बात कर रहा है और दूसरा किसकी बात कर रहा है, थर्मल रिजर्वायर की, और वो भी सिंगल की, दो की नहीं। सो अगर आपने इस स्टेटमेंट को समझना है तो आप लेफ्ट साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे आपको क्या नजर आ रहा है, डू यू सी वन रिजर्वायर और टू रिजर्वायर? एक ही रिजर्वायर है, ऊपर है ना, और ये नीचे क्या है, ये यस सिस्टम है, जी ठीक है। सो अब आप इमेजिन करें कि अगर आपको बहुत क्लेवर किस्म का डिजाइन करें प्रोसेस, और आप ये करें कि you make heat transfer from the thermal reservoir to the system in such a way that over a cycle, cycle बहुत जरूरी है, that over a cycle the net effect is to have a positive work। आपको पता है कि साइकिल्स में हमने एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया था कि जब भी हम एरो ड्रॉ करेंगे उसका वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। याद है आपको ना, साइकिल में, साइकिल्स के लिए अलग लैंग्वेज थी, जी उसमें वो बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम वाला चक्कर नहीं था।
तो अब ये जो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि देयर इज ओवर अ साइकिल देयर इज heat transfer from the thermal reservoir to your system and there is a positive work transfer from the system to the surrounding, तो ये नहीं हो सकता, ये it's a big no. This is what Kelvin Planck statement tells you. क्या कंडीशन है रिपीट करें केल्विन प्लैंक के लिए? सिंगल रिजर्वायर और दूसरा साइकिल। साइकिल। अच्छा, अब इसमें से कोई एक हटा दे, लेट्स से मैं साइकिल हटा देता हूं, ठीक है, और मैं साइकिल हटा देता हूं, तो फिर ये जरूरी नहीं है कि ये ठीक हो। कोई एग्जांपल दे सकता है? ट्रांसड्यूसर। नहीं, आप जब भी, आपको पता है, जब भी सराउंडिंग का, लेट सपोज आप किसी हॉट चीज के करीब बैठ जाए ना, कोई हॉट बॉडी है, टेम्परेचर उसका लार्ज है, एंड यू मेक सम कांटेक्ट विद इट, तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी, और वहां पे लेट सपोज आप कोई पेडल लगा दे, कोई कोई ऐसी चीज लगाए जो मूव हो सके ना, जो मूवेबल हो, ठीक है, वो जो क्या होता है, पेडल, पेडल व्हील, पेडल wheel. So naturally heat transfer will start and it will turn something. So you will get work from that. So whenever you have that, you have a system, you have a reservoir, you make the transfer because the temperature is large, and you make sure that something is turned. इसमें क्या मिसिंग है? ये हो सकता है, आप कर लें, ये हो जाएगा। इसमें साइकिल मिसिंग है, ये एक दफा हो जाएगा, साइकिल नहीं होगा। समझा रही? यस सर। और साइकिल तो आपको जो यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे वो साइकिल वाली होती हैं कि ये चलता रहेगा और ये और वो, कुछ लोग पानी से गाड़ी चला लेते हैं और इस तरह के ड्रामे करते हैं ना, तो साइकिल पॉसिबल नहीं है। तो साइकिल पॉसिबल नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि साइकिल पॉसिबल हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरा रिजर्वायर लगाना पड़ेगा, लेकिन वो टॉपिक आगे आ रहा है, ठीक है। सो अगर आप इसको इमेजिन करें, इस सिनेरियो को, so what happens is that if you apply the energy balance or first law of thermodynamics, Q cycle must equal Q cycle, sorry, so Q cycle must equal W cycle, ठीक है। Now what the Clausius actually, what the Kelvin-Planck statement tells you is that this W cycle, it is not possible for it to be positive, उसको ये रूल आउट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट मस्ट बी, अगर पॉजिटिव नहीं हो सकता तो इट मस्ट बी नॉन, या जीरो होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। ये तो आपको अलजेब्रा से ही पता चल जाएगा ना, इफ समथिंग कैन नॉट बी पॉजिटिव, आप ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा, इट विल ईदर बी लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो, दैट्स द ओनली थिंग। और ये ब्रैकेट में सिंगल रिजर्वायर लिख दे क्योंकि उसी केस में होगा, और साइकिल भी आपने लिख दिया, दोनों चीजें आपने कर दी। Now why is this the same as Clausius statement? अब अगर इस पे गौर करें तो Clausius statement और इसमें कोई ज्यादा आपको लिंक नजर नहीं आएगा ना, क्योंकि वो तो रिजर्वायर की बात ही नहीं कर रहा, ये रिजर्वायर की बात कर रहा है। तो इन दोनों में अगर आपने लिंक देखना हो तो जस्ट थिंक अबाउट दिस पिक्चर, ठीक है। So if you think about this picture, what you see on the left is a system, ठीक है, and forget about this, don't look at that, okay, just look at this now. So you are claiming that you have a cold reservoir and you have a hot reservoir, और चूंकि Clausius statement आपको ये नहीं बता रहा कि रिजर्वायर कितने होने चाहिए, ठीक है ना, वो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि you cannot have a heat transfer from a cold reservoir to a hot reservoir, ये नहीं हो सकता, और आप कह रहे हैं कि नहीं ये हो सकता है। So if you say that you will be violating Clausius statement,
This will be our starting point. ये बात समझ आ गई आपको? जी सर. Now we will show that when you make this claim and you violate Clausius statement, you will also violate the Kelvin-Planck statement. अब Kelvin-Planck statement violation के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोई ऐसी गेम चलानी पड़ेगी कि रिजर्वायर एक बच्चा और दूसरा निकल जाए. तो उसका हल क्या है? इसने बाउंड्री चेंज कर दी. पहले हमारा सिस्टम क्या था? ये था. ठीक है. अच्छा, और उस दौरान बिफोर आई गेट टू दैट, if you think about the next system, is this system violating Clausius statement? Tell me. The second system. No sir, क्योंकि हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर में आ रहा है और उस जो एक्स्ट्रा है वो क्या किस में निकल रहा है? वो साइकिल में. यू आर नॉट वायलेटिंग एनीथिंग. ठीक है. नाउ व्हाट यू डू, you make some improvisation and you change the definition of your system. You make both these things, both these systems, as well as the cold reservoir inside your system. A cold reservoir is part of your new system and you are left with just one reservoir. ठीक है. जी. अब बताएं कि इस नए सिस्टम में क्या हो रहा है. हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट रिजर्वायर क्या है, अब बताएं. What is the heat transfer from the hot reservoir? लिख दे मुझे. Q cycle में लिखना चाहता हूं. क्या Q cycle is the net heat transfer from the single hot reservoir to this new system. क्या होगा? QH minus QC. QH minus QC. And what is W cycle? वही है ना? Yes. So W cycle is Q cycle. Yeah. जी. तो आपने बेसिकली वही कह दिया जो केल्विन प्लैंक आपको कह रहा है कि ना कहो. अब वही कह रहे हैं ना, क्योंकि QH is greater than QC. By definition हमें पता है वो हॉट है, ये कोल्ड है. So you are claiming that W cycle is positive. W cycle is positive. So do you now understand that violation of Clausius statement is also a violation of Kelvin-Planck statement? ये हमने इस डायरेक्शन में कर दिया. तो आपको पता है कि लॉजिक में आपको दूसरी डायरेक्शन में भी करना पड़ेगा. नाउ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस एज ए सिस्टम, और फिर आप इस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. सो यू कैन आल्सो प्रूव लॉजिकली दैट वायलेशन ऑफ Kelvin-Planck is also a violation of Clausius. वो जो आप लॉजिक में पढ़ते हैं ना कि if A implies B, yeah, and if B implies A, yeah, then A and B are the same. ठीक है. So you can show that Kelvin-Planck statement and Clausius statement are actually they mean the same thing, only the wording is different. अच्छा, so दो statements दोनों interesting है, लेकिन they are not very useful. जो ज्यादा useful है वो क्या है? The third statement, which is called the entropy statement. अब entropy statement is tricky because it will use a term entropy whose definition is very tricky. So you have to somehow get used to using it without knowing its exact definition, क्योंकि वो बाद में clear हो जाएगा. And we have been doing this. Even now you don't know the exact definition of temperature, but you are still using it. Yeah. Similarly, the exact definition of energy is also not clear, but by first law of thermodynamics you have that indirect definition and you are fine. So इसी तरह entropy को भी हम use करते करते है ना वो clear हो जाएगा. So it's actually a new property. So you should see entropy as a property. ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें पता है कि Q भी प्रॉपर्टी नहीं है और W भी, they are not properties.
So this new property called entropy, it will be related to Q, but it will be a property, and Q is not a property. तो ये याद रखना बहुत जरूरी होगा. So जिस तरह हम मास बैलेंस की बात करते हैं, मास बैलेंस की, सॉरी, मास बैलेंस, फिर हम एनर्जी बैलेंस की बात करते हैं. So it will be useful to have entropy balance as well. हम entropy balance का भी, अब entropy balance किस फॉर्म में है, वो उस फॉर्म में नहीं है जिस तरह मास बैलेंस था, क्योंकि mass is conserved, energy is conserved, but entropy is not conserved. So it will turn out that it's not conserved. So, but first you need to consider this thing. Left side पे क्या लिखा है? Change in the amount of entropy, which is a new property, contained within the system during some time interval. Let's say you have some time interval, and during that interval you figure out the change in this new property. That will equal, क्योंकि आपको पता है आपने अकाउंटिंग सीखी है कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं. It will be the net, अगर मैं इसको पिक्टोरियली देख लूं फिगर में, लेट्स से मेरे पास एक सिस्टम है और मैं चाह रहा हूं कि इस सिस्टम में एंट्रोपी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है. So that will be equal to the net amount of entropy transferred. अगर ये n भी हो रहे हैं और आउट भी हो रहे हैं एंट्रोपी, तो उसमें जो नेट n है ना, ये that will lead to a change in entropy, number one. Number two, the entropy produced within the system. ये पहली दफा हम एक बात कर रहे हैं. Have you seen this term in so far in this course? हमने कभी ये बात नहीं की है कि mass produced within the system और energy produced within the system. वो हमेशा बाहर से ही आती थी, ठीक है. अगर within the system भी आप बात करते हैं तो वो conversion की आप बात करते हैं कि within the system. स्क्रीन आपकी मेरे ख्याल से अच्छा, शेयर नहीं है अब. अच्छा एक सेकंड. अच्छा वो मुझे कह रहा है कि स्टॉप शेयरिंग. हो रही है सर, शेयर हो रही है. शेयर हो रही है ना, वो असल में कोई मसला आ रहा है तो अभी ठीक हो जाएगा. सही. अच्छा अच्छा, तो अब आपने नोट किया है कि ये अजीब सी इक्वेशन है. इस इक्वेशन आपने पहले नहीं देखी, क्योंकि मास में भी आपने प्रोडक्शन की बात नहीं की थी, ठीक है ना, वो एन आउट की बात थी. इसलिए एनर्जी में भी आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. लेकिन इसमें बात हो रही है किसकी? प्रोड्यूस्ड, which means that entropy is something which can be produced, it can be generated, can be. अब आप समझ रहे होंगे कि जनरेट कैसे हो सकता है कोई चीज. हाउ कैन यू क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग. तो ये वो इसलिए नहीं है कि आप इसको एनर्जी या मास समझ रहे हैं ना, ये नहीं है. इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट. और अगर फॉर एग्जांपल आप if you want to jump ahead of these topics and you recall from your previous courses, entropy के बारे में अभी तक आपको क्या याद आ रहा है, हो सकता है वो आपको हेल्प करे in understanding why this production is possible. तो एंट्रोपी के लिए आपने क्या अभी तक सीखा है? कोई कौन सा वर्ड आपके जहन में आ रहा है? एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डर. डिसऑर्डर. अच्छा, डिसऑर्डर के लिए जो प्रोबेबिलिस्टिक टर्म है वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी आपने कोर्स पढ़ा हुआ है, रैंडमनेस. या सो इट्स मोर रैंडम. द मोर रैंडम समथिंग यू से इट्स मोर डिसऑर्डर्ड. तो अब आपको समझ आ रही है कि यू कैन when you start from an organized system, things are in order, and कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि वो क्या हो गया. maybe if I go back to those example you will see what I mean by that. वो जो स्टार्ट में हमने 3 एग्जांपल देखे थे ना, इसमें आप मुझे बताओ लेफ्ट साइड पे. Sir, your screen is not shared. Screen is not shared. अच्छा, अब ठीक है. Is it shared now?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, अब मुझे आ रही है। अभी भी समझ नहीं आ रही कि शेयर अनशेयर क्यों हो जाती है, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ मैसेज आ जाता है कि स्टॉप शेयरिंग एंड आई डोंट क्लिक एनीथिंग। एनीवे, सो अब आपको आप देखिए कि लेफ्ट साइड पे व्हेन यू स्टार्ट एट द लेफ्ट साइड इन सारे केसेस में you have some form of order, और वो क्या है कि there was a difference of temperature, yeah, in it is difference है, it is some kind of order, लेकिन अल्टीमेटली वो डिफरेंस क्या हुआ, खत्म हुआ। तो इसका मतलब ये है कि वो जो एनर्जी थी ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, पहले वो कुछ कुछ इधर थी कुछ इधर थी, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा थी वहां पे कम थी एंड सो ऑन। एनर्जी आप कह लें कि temperature is a measure of energy density, yeah. So when you say it has higher temperature than the atmosphere, तो आप कह लें कि okay, on the average, जो हमने जो एवरेज एनर्जी वाली बात की थी ना कि एवरेज एनर्जी, अगर आप इसको गैस समझ लें फॉर एग्जांपल, तो अब इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ये सारी जो है ना वो एनर्जी डिस्पर्स हो गई है। तो अब ये अगर आपसे मैं प्रोबेबिलिटी में दे पूछ लो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा प्रोबेबिलिटी में, दिस विल बी ए, you will think of it as uniform distribution, लेकिन unfortunately uniform distribution नहीं है, it is it is called Boltzmann distribution. It is different from uniform, but you cannot have a distribution more random than that in the microscopic world, ठीक है ना। हम जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ये थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। वहां पे the 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 most disordered distribution you can imagine is Boltzmann. आपने नाम सुना होगा Boltzmann distribution, ठीक है। और अगर आपने if you want to see the shape of the distribution, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। We're not studying that, लेकिन आपको सिर्फ एक आइडिया हो जाएगा। ये आपको प्लॉट नजर आ रहा है ये वाला, कैन यू सी दिस प्लॉट? Yes, sir. अब इसमें x एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? Speed of particles. Particles. So you imagine a system, actually Boltzmann considered gases, so he established this for gases. So if you have, of course, आपको पता है माइक्रोस्कोपिकली वो जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उन सब की स्पीड एक नहीं होती ना। सो दैट स्पीड बिकॉज हर मॉलिक्यूल की स्पीड डिफरेंट हो सकती है, सो यू सी दैट स्पीड एज ए रैंडम वेरिएबल। तो एक्स एक्सिस पे उसकी डिफरेंट वैल्यूज आपने लिस्ट कर दिए, ठीक है, और वाई एक्सिस पे आपने उसकी क्या कर दी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फ्रीक्वेंसी। और आपको पता है कि इसको अगर आप नॉर्मलाइज करें यू कैन टर्न दैट इनटू ए प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो इट्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसमें ये जो ब्लू लाइन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, और जो ग्रीन लाइन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, एवरेज को, द मीन वेलोसिटी और मीन स्पीड। सो इससे ज्यादा रैंडम नहीं हो सकता। तो सो बस उस पे यही होता है कि व्हेन दिस हैपेंस यू से ओके you have lost all the organization. हमने बात शुरू क्यों की थी अब मुझे याद नहीं आ रहा, what was the problem with that? Okay, so now you can imagine that when you go from order to disorder, yeah, from order to disorder, so do you think you should use the language that order has been converted to disorder? Because order is not a thing, order is not energy, order is a mathematical concept of probability distribution. So you can say that okay, this entropy has been produced, there was no disorder and now you have disorder. अब आपको समझ आ रही है कि प्रोड्यूस्ड कवर्ड क्यों यहाँ पे सेंस कर रहा है और एनर्जी और मास में पॉसिबल वो गलत होता, ठीक है। तो जो टेक्निकल टर्म है उसको कहते हैं एंट्रोपी जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन।
Have you heard this in electronics? They use some term called noise sources. आपने नाम सुना है? Noise sources. There are electronic circuits that are meant to generate noise. So what they actually generate is entropy. ठीक है? आप उसको entropy जो कि ज़्यादा मुश्किल word है, noise ज़्यादा आसान है तो लोग उसको noise कहते हैं. So that generate randomness basically. Now before I actually explain the statement, इन दो चीजों को गौर से देखें. ये जो पार्ट है ना, ये वाला, this is, to cut the long story short, this is because of irreversibility. Irreversible. जो चीज भी irreversible होगी वो क्या करेगी? It will lead to an increase in entropy. क्यों चीज वापस नहीं आ सकती तो आपको पता है कि वो entropy increase ही होगी. Irreversible disorder से ही ताल्लुक है. So now you can think about this statement. This is now the third statement. It is impossible for any system to operate in such a way that entropy is destroyed. इसका मतलब ये है कि in other words entropy या increase होगी, और इसका ताल्लुक किस टर्म से है? ये जनरेशन से है, प्रोडक्शन से, irreversibility से है. और या क्या होगी? या कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होगी. सो जब चेंज नहीं होगी तो वहां पे क्या होगा? वो रिवर्सिबल होगा. तो अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बता दूं, आसान लफ्ज ये है कि whenever you are looking at natural processes, any process in nature, and you decompose this into reversible parts, कुछ parts उसके reversible होंगे, कुछ processes reversible होंगे. वैसे reversible is also an abstraction, it's only a theoretical concept. In reality there is nothing which is reversible, ठीक है ना? लेकिन फिर भी आप approximately reversible की बात कर सकते हैं. और and there are processes that are obviously irreversible. तो ये तो layman language है. If you want to make this precise and you want to quantify this, reversible के लिए आप कहते हैं कि change in entropy is 0. You represent reversibility by saying that entropy will not change, and you represent irreversibility by saying that entropy is, the change in entropy is positive. Positive means that it has been produced or generated. So अगर आप इन दोनों को combine करें, नेचर में या रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे या इररिवर्सिबल होंगे, कोई तीसरा पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना. तो इसका मतलब ये है कि जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या होगी? वो या पॉजिटिव होगी या पॉजिटिव होगा या जीरो होगा. इस चीज को वो कैसे कह रहा है कि इट कैन नॉट बी नेगेटिव. इट्स सेम थिंग. एंट्रोपी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप. अब आपको समझ आ गई ये बात? यस. सो इररिवर्सिबल, रिवर्सिबल आप उसको बस एंट्रोपी के फॉर्म में कह दें, ठीक है. और ये इसके एग्जांपल्स हैं, ऑब्वियस एग्जांपल्स है. हीट ट्रांसफर थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, ये क्या है? इररिवर्सिबल है. आपने देख लिया फर्स्ट टू स्टार्ट विद. अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन ऑफ अ गैस और लिक्विड टू अ लोअर प्रेशर, देख लिया, ये वापस नहीं होगा. स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, जब पेपर जल जाता है तो वो दोबारा पेपर कभी भी नहीं बनेगा, उसके लिए आपको अलग प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी. स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मैटर एट डिफरेंट कंपोजिशंस और स्टेट्स, जो आप मिक्सिंग करते हैं वो उसको आप अनमिक्स नहीं कर सकते नेचुरली. फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन, उसमें भी जो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी आप प्रोड्यूस करते हैं उसमें बेसिकली एंट्रोपी जनरेशन होती है. इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ रेजिस्टर, ये आपको पता था पहले, इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस, दैट इट इज इररिवर्सिबल.
इलेक्ट्रिकल में बाकी रिवर्सिबल का एग्जांपल दे सकते हैं आपको। अगर आपको इसका पता था कि रेजिस्टेंस करंट फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस इज इरिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल क्या है वो बताएं मुझे इलेक्ट्रिकल में। current flow through an inductor, या एंड थ्रू ए capacitor. Capacitor. कैपेसिटर। कैपेसिटर में आप टर्मिनोलॉजी कैसे चेंज करेंगे? पहले आपने ठीक कहा करंट फ्लो थ्रू एन इंडक्टर, Voltage across a वोल्टेज capacitor. अक्रॉस, क्योंकि कैपेसिटर में जरूरी नहीं कि करंट हो ना। सो ये आपको पता था। मैग्नेटाइजेशन और पोलराइजेशन ऑफ हिस्टेरेसिस, इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है ना, स्प्रिंग में जो होती है। so इसका मतलब ये है कि Yes. अभी तक और यही रियलिटी, दैट इज व्हाट इज रियल। इसका मतलब ये है कि आपने जितने भी अभी तक एग्जांपल देखे हैं, चाहे वो इंडक्टेंस है, चाहे वो कैपेसिटेंस है, चाहे वो मास है, मास क्यों रिवर्सिबल है बताएं? कि काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, मास डज नॉट इंक्लूड फ्रिक्शन, ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड लॉसेस, तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिकवर्ड। इसी तरह जो स्प्रिंग है, दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्शंस, दे आर नॉट रियल। हमेशा इसके साथ कोई और चीज होगी, मास के साथ डैम्पिंग होगी, इंडक्टेंस के साथ रेजिस्टेंस होगी, एंड सो ऑन। Now to proceed with this chapter, you must distinguish between internal irreversibilities within the system and external irreversibilities. सराउंडिंग में या एटमॉस्फेयर में या जमीन में, जो भी समंदर में जो इरिवर्सिबिलिटीज होती है ना, उसको इतना इंटरेस्ट से हम नहीं देखते। वी आर लुकिंग फॉर इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज, क्योंकि जो सिस्टम आप डिजाइन करते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिकल चीजें होती है, मैकेनिकल, थर्मल एंड सो ऑन। सो इट्स गुड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं, ये प्रोसेस आपके सामने नजर आ रहा है, पिक्चर, ये पिक्चर आपके ख्याल में रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, इसमें जो हो रहा है? Sir, reversible है मेरे हिसाब से। नहीं, ये हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर में हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये रिवर्सिबल है। Not sure, वो दोनों का सेम हो जाएंगे। ये नहीं हो रहा ना, ये असल में ये इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल। ये ज्यादा आसान Yes. है, लेकिन जो ज्यादा मुश्किल है वो आपको ये नजर आएगा अभी, फ्रिक्शन वाला, ठीक है। Now we discuss this and then we are done with this lecture. Let's say कि मैं यहां से स्टार्ट किया मैंने, लेट्स से ये ब्लॉक इधर था, ठीक है, और ये ब्लॉक इधर से आया है, इधर नीचे पहुंच गया और ये रुक गया इधर, और इसलिए रुक गया कि फ्रिक्शन की वजह से स्लो आ रहा था ना, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड व्हेन यू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट? क्या चेंज हुआ इसका बताएं? इसकी Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम हो गई, और क्या इंक्रीज हो गया? Internal energy. इंटरनल एनर्जी। सो इसकी जो यूएफ है, यूएफ माइनस यूआई विल बी इक्वल टू जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज, ठीक है, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, वो आपने गेन कर दिया। अच्छा, तो हम आप एक काम करते हैं, लेट्स से आप कहते हैं कि रिवर्सिबल है, आप कहते हैं कि ये रिवर्सिबल है, तो आप एस्यूम करें दिस प्रोसेस कि ये मैजिकली वापस उधर चला गया। तो जब ये इधर से उधर चला गया, तो व्हाट यू विल गेट बैक दैट एनर्जी, या इसकी जो इंटरनल एनर्जी थी वो वापस कम हो जाएगी, इट विल बिकम यू आई अगेन एंड इट विल गेन इट्स पोटेंशियल एनर्जी बैक। ठीक हो गया? Yes. अभी आपने एज्यूम कर लिया, अब आगे जाते हैं कि क्यों गलत बात आपने की है। लेट्स से इसके बाद आप इसके साथ एक पुली लगाए और ये वापस आके ये क्या करेगा, इट विल गिव यू वर्क। तो आपने वर्क ले लिया इससे, ठीक हो गया। अब इसमें आपने इससे वर्क ले लिया,
तो अब आप इसको केल्विन प्लांक इस पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या मिसिंग है इसमें? अभी तक आपने वर्क ले लिया और एनर्जी कम हो गई, ठीक है ना? तो केल्विन प्लांक के लिए क्या रिक्वायरमेंट है आपके लिए? उसमें साइकिल रिक्वायरमेंट है, साइकिल। Yes. और साइकिल के लिए क्या जरूरी है कि इसकी वापस सारी प्रॉपर्टीज अपनी उस पे आ जाए। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अभी अपनी जगह पे नहीं आई इस प्रोसेस 2 में? पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी आ गई ना अपनी जगह पे वापस, जीरो जो इस स्टेज पे थी वापस आपने वो गेन कर ली, लेकिन आपने जो इंटरनल एनर्जी है वो जहां से आपने स्टार्ट किया था इधर से, तो ये वापस नहीं आई ना, क्योंकि आपने सिर्फ वर्क लिया है इसमें से, इस दौरान कोई ट्रांसफर नहीं है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या करें, आप इसके साथ एक रिजर्वायर लगाएं, सिंगल रिजर्वायर, एंड मेक श्योर कि ये अपनी जगह से हिले ना, लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो के उसी जगह पे आ जाए जो ये था, ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है? सो यू गॉट बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट एंड यू हैव ए साइकिल। ये बात समझ आ गई? सर ये रिजर्वायर की बात समझ नहीं आई, हमने क्यों? रिजर्वायर की बात इसलिए मैं प्लांक केल्विन से ये प्रूव करना चाहता हूं कि मैंने ये बात गलत की है। अच्छा। और उसके लिए जरूरी है कि ये साइक्लिक प्रोसेस हो। तो मैं जब इधर से इधर गया हूं और वापस आया हूं, तो ये साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वापस पुरानी मिल गई है। वो जो यहां से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट इधर से किया था ना। जी। इधर इंटरनल एनर्जी क्या थी? यूएफ थी। क्या थी? और प्रोसेस 2 के एंड पे इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? यूआई होगी, कि ये तो आपने सिर्फ इससे वर्क उठाया है, इंटरनल एनर्जी आपने इसकी वापस नहीं की। जी। तो उसके लिए आप ये हीट रिजर्वायर लगाते हैं कि आपको इंटरनल एनर्जी भी वही मिल जाए जिससे आपने स्टार्ट किया था प्रोसेस 1 में। सही। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इससे वर्क ले लिया एक साइक्लिक प्रोसेस से, which was interacting with a single reservoir. So that is exactly what Kelvin Planck does not want you to say. ठीक है? समझ आ गई? That you cannot extract positive work from a cycle in which a system is interacting with a single reservoir. ठीक है? तो क्या मतलब? Because you led to something wrong, so this initial thing must be, ये जो आपका क्लेम था, this must be wrong, कि ये नहीं हो सकता। ठीक है? So you assume something, ये जिस तरह आप मैट्रिक में ओ लेवल ए लेवल में थ्योरम प्रूव करते थे ना, यू assume something and then you end up at a contradiction। ये contradiction है ना यहाँ पे। और you can do the same with what is called a pipe friction, लेकिन ये हम बाद में कर लेंगे, ठीक है? I think this is enough for today. Is there any question so far? सर हमने जो इस एग्जांपल में पुलिस मान किया था वो वर्क निकालने के लिए किया था। हाँ ना, क्योंकि हमने assume ये किया कि मैजिकली ये इधर से इधर वापस चला गया, जो कि हमें पता है नहीं हो सकता, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम assume कर लेते हैं। तो अगर ये हो गया, तो जब ये वापस आएगा, इसके साथ पुली लगा के आप इससे वर्क निकाल सकते हैं ना। जी निकाल सकते हैं। और आपने वर्क निकाल लिया, लेकिन चूंकि यहाँ पे आने के लिए आपने सिर्फ वर्क किससे निकाला है? इसकी जो इंटरनल एनर्जी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि जब ये शुरू में इधर आया था, तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई थी, हुई थी या नहीं हुई थी? प्रोसेस 1 में सर? नहीं, प्रोसेस 1 से भी पहले, बिल्कुल शुरू में जब ये इधर आया था, जी। ये यूआई से यूएफ हो गया था ना। जी। तो अब ये प्रोसेस 2 में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो एनर्जी हमने वर्क के फॉर्म में निकाल दी, इधर वर्क नहीं था ना, तो सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई थी इंटरनल एनर्जी में। प्रोसेस 2 में आपने वो सारी एनर्जी निकाल दी, किसमें? वर्क में।
जी तो सर। इंटरनल एनर्जी उसकी चेंज नहीं हुई ना, नो सर। तो वो आप प्रोसेस 3 में आप करते हैं क्योंकि साइकिल कंप्लीट करना है ना, सही। और तब आपको लग गया कि अच्छा ये तो साइकिल भी कंप्लीट हो गया, रिजर्वायर भी एक था और मैंने वर्क भी निकाल दिया। तो ये सारी वो बातें हैं जो मैं केल्विन प्लांक के ख्याल में गलत है। सही। तो गंद आपने यहाँ मचाया है कि ये बात कहनी नहीं थी आपने, ठीक है ठीक है सर। ठीक है, ओके, आई थिंक सी यू ऑन ट्यूसडे देन। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।